ओके, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो देखिए, जो आपको डायग्राम दे रखा है उसमें हमें वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू ए। और इसके अंदर ए टू सी जो आपको दे रखा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम आपके पास है ए बी सी। ओके, अब ए टू बी आपके पास जो इसके अंदर प्रेशर में चेंज आता है वो 2P0 और यहाँ पर आपके पास जो वॉल्यूम में चेंज है वो आपके पास है V0 to 2V0। ये दे रखा है ना आपको डायग्राम में। तो अब आपको पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा। वर्क डन मैं इंडिविजुअली निकालूंगा हर एक पार्ट के लिए ताकि आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी देखा जाए तो यहाँ पर कोई वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन 0 आएगा। फ्रॉम ए टू बी वर्क डन इज 0। नाउ बी टू सी, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो पी डी बी वापस से वो लगाएंगे। तो देखिए प्रेशर यहाँ पर P0 है, P0 और वॉल्यूम में कितना वेरिएशन आ रहा है V0, P0 आ जाएगा इधर हमारे पास। अब बात करते हैं सी ए की। वर्क डन फॉर सी ए, वर्क डन फॉर सी ए आपके पास कितना आएगा, वापस वही फॉर्मूला पी डी बी। देखिए अब यहाँ पर पी वैरी कर रहा है, P0 से 2P0 और वॉल्यूम भी वैरी कर रहा है C2A। ठीक है, और गैस हमारे पास आइडियल गैस दे रखी है। तो हम आइडियल इक्वेशन का यूज करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर टी डी वी बाई वी, और वॉल्यूम का वेरिएशन हमारे पास है 2V0 से V0 तक। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा -2P0 V0 ln2। ओके, इजी। अब देखिए सब चीज़ों को ऐड कर दीजिए आप और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन आपके पास कितना आएगा, P0 V0 अगर मैं कॉमन ले लूँ, P0 V0 1 - 2 ln2। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस, देखिए थोड़ी सी इसके अंदर मैंने राइटिंग में मिस्टेक कर रखी है तो आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस गोज थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, फाइंड नेट हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस। ओके, तो आइए चलते हैं। तो पहले बात तो ये है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अभी एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास 0 होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। ओके, अब इसके अंदर इनिशियल स्टेट भी वही है और फाइनल स्टेट भी वही है, तो इंटरनल एनर्जी आपके पास 0 हो जाएगी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो हमें सिर्फ निकालना है वर्क डन। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास dq = du + dw, तो dq हमारे पास dw के बराबर रह जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर वर्क डन निकालना है, dq = dw के बराबर आ जाएगा, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हम हर एक पाथ के लिए निकालेंगे। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर देखा जाए इसके अंदर हमारे पास पी डी बी, देखिए वॉल्यूम यहाँ पर क्या रह रहा है, हमारे पास कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर कोई चेंज है तो वर्क डन 0 है यहाँ पर। वर्क डन आगे चलते हैं बी टू सी। वर्क डन बी टू सी देखा जाए, देखिए यहाँ पर टी आपके पास कांस्टेंट है, पी डी बी। देखिए इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, PV = nRT। ओके, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, तो nRT by V, nRT by V dV। तो आपके पास इसके अंदर जो वेरिएशन आपको दिखेगा वो आपके पास क्या होगा, nRT ln V। इसके अंदर जो वेरिएशन है वो V1 से V2 तक है, तो ये आपके पास बन जाएगा nRT ln V2 by V1। नेक्स्ट, वर्क डन फ्रॉम C to A। अगर आप CA पाथ को देखें तो अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये ओरिजिन पर डाइसेक्ट करेगा, जिसका मतलब ये कि V/T आपके पास कांस्टेंट होगा। V/T टर्म आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो PV = nRT की फॉर्म के हिसाब से, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है ये, तो V/T = nR/P। तो P भी कांस्टेंट होगा इसके अंदर। तो P कांस्टेंट होगा तो हमें पता लगता है कि जो CA पाथ है वो हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस हो रही है, वहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम C to A, वर्क डन फ्रॉम C to A = PdV = प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपके पास कैसे चेंज हो रहा है V2 to V1। तो ओके, तो ये आपके पास वर्क डन CA के लिए आ गया और ऊपर हमने वर्क डन ये BC के लिए निकाला था। तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर है। Limitations of first law of thermodynamics. First law does not tell about the direction of flow of heat. देखिए हम ये क्यों कह रहे हैं कि आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि वो हीट की डायरेक्शन नहीं बताता। तो इससे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो कंटेनर दिख रहे होंगे जो कि अटैच्ड है। कंटेनर 1 आपके पास 70 डिग्री सेल्सियस पे है, कंटेनर 2 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो एक की एनर्जी E1 है, एक की एनर्जी E2 है। अब होता तो रियलिटी में ऐसे है कि हीट आपके पास हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी ट्रांसफर होती है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो आपके पास एनर्जी कंजर्व रहेगी। एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम बिफोर हीट ट्रांसफर E1 + E2। अब देखिए मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो गई है इस 70 डिग्री सेल्सियस वाले कंटेनर से। अगर 10 जूल ट्रांसफर हो गई है तो E1 - 10 हो जाएगा। एनर्जी ऑफ वन सिस्टम आफ्टर हीट ट्रांसफर E1 - 10, और उतनी ही एनर्जी किसको मिल जाएगी, आपको 30 डिग्री सेल्सियस वाले को मिल जाएगी। एनर्जी ऑफ सिस्टम 2 आफ्टर हीट ट्रांसफर E2 + 10। तो बोथ पार्ट की एनर्जी को ऐड करें हम, एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर हीट ट्रांसफर एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम 2 आफ्टर हीट ट्रांसफर E1 + E2 आ जाएगा आपके पास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर टोटली एप्लीकेबल हो रहा है। पर अगर मैं राइट हैंड साइड वाले कंटेनर को देखूँ 70 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, इस बार मैंने जो डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर मैंने लिया है वो E2 से E1 की तरफ लिया है, कंटेनर 2 से कंटेनर 1 की तरफ लिया है। तो मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस वाला कंटेनर 10 जूल हीट ट्रांसफर कर रहा है। अब एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम बिफोर हीट ट्रांसफर = E1 + E2। फर्स्ट स्टेप देखिए वो रिपीटेशन हो रहा है, ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम
आफ्टर हीट रिजॉर्वर ऑफ सिस्टम 1, तो हीट सिस्टम 1 को अब 10 जूल एनर्जी मिल गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा E1 + 10 हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। और एनर्जी ऑफ सिस्टम 2 आफ्टर हीट ट्रांसफर E2 - 10। ओके, अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके अंदर भी आपके पास आपको दिखेगा कि E1 + E2 आ रहा है, तो मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। बट इन रियलिटी कौन सी डायरेक्शन सही है? जब दो कंटेनर आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर के आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास हीट ट्रांसफर कैसे होता है? तो ये लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कि हमें ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी सही हो सकती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी सही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो लिमिटेशन थी उस कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए चेंज इन एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इफ एन इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेस बाय अमाउंट ds इज इक्वल टू dq/t। ओके, एंट्रोपी फॉर इनिशियल टू फाइनल पोजीशन del S इज इक्वल टू SF - SI dq/t। जो आपके पास यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो आपके पास सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी के बराबर होगी। ओके, और यूनिवर्स की एंट्रोपी आपके पास ऑल टाइम बस वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होती है। यूनिवर्स की एंट्रोपी आपके पास 0 तब होती है जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाए, मतलब कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। ए प्रोसेस दैट कैन प्रोसीड इन सच अ वे दैट ऑल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन डायरेक्ट प्रोसेस वन एग्जैक्टली रिपीटेड इन इनवर्स ऑर्डर एंड अपोजिट सेंस एंड नो चेंज आर लेफ्ट इन एनी ऑफ द बॉडीज ऑफ सराउंडिंग टेकिंग प्लेस इन प्रोसेस कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या कंडीशन है हमारे पास? प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक, प्रोसेस मस्ट बी नॉन डिसिपेटिव। डेल एस यूनिवर्स आपके पास एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स आपके पास ग्रेटर दैन 0 होगी जब आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो SF - SI जो कि आपके पास एंट्रोपी है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होगी। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनल एंट्रोपी हमेशा ही आपके पास इनिशियल एंट्रोपी से ज़्यादा होगी। ओके, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, अब एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाए। अब आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में आप जानते हैं कि डेल एस सराउंडिंग आपके पास क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कोई हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी, सिस्टम आइसोलेटेड है। तो डेल एस आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर आपके पास जो फाइनल एंट्रोपी और इनिशियल एंट्रोपी है वो आपके पास क्या होगी? बराबर होगी। तो एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो हम जानते हैं कि एंट्रोपी इज इक्वल टू dq/t, और एडियाबैटिक प्रोसेस में dq इज इक्वल टू 0, तो ds इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। सो दिस इज द आइसोट्रोपिक प्रोसेस। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन m grams of material with latent heat L calorie per gram are converted from one phase to another phase at absolute temperature T। तो एंट्रोपी हम कैसे निकालेंगे? तो चेंज इन एंट्रोपी हम कैसे निकालेंगे? डेल एस इज इक्वल टू dq/t। अब जो dq है आपके पास वो है इनिशियल फेज से फाइनल फेज में मूव होने वाली लेटेंट हीट। अब आपके पास dq किसी मास के लिए होगी, m ग्राम्स ऑफ मास है, तो dq आपके पास ml होगा, और आंसर इसका जो चेंज इन एंट्रोपी आएगी आपके पास वो होगी ml/t। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन n मोल्स ऑफ मोनोटोमिक आइडियल गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम वॉल्यूम आर एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम Vi to Vf एट सेम टेम्परेचर, मीन्स आइसोथर्मली, प्रोसेस टेकिंग आइसोथर्मली। तो चेंज इन एंट्रोपी आपके पास क्या है? ds इज इक्वल टू dq/t, और dq को हम क्या लिख सकते हैं? du प्लस pdv/t। अब आपके पास चेंज इन एंट्रोपी आपके पास क्या है? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो du/t निकालेंगे आप तो pdv/t इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। देखिए ये जो टर्म है आपके पास ये आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि आइसोथर्मली हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्म तो आपके पास 0 हो गई है। pdv/t के बारे में बात की जाए तो pdv/t आपको आइडियल गैस दे रखी है, तो pv इज इक्वल टू RT, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये? तो nR/v dv फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो आपके पास चेंज इन एंट्रोपी कितना आ जाएगा? nR ln Vf/Vi। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन m grams ऑफ लिक्विड हैविंग कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट C at temperature T1 are mixed with same amount of same liquid at temperature T2 in a thermally insulated vessel। तो दो कंटेनर आपको दे रखे हैं, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। अब एक का टेम्परेचर आपके पास T1 है, एक का टेम्परेचर आपके पास T2 पर है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी हम अलग अलग निकालेंगे, डेल S1 प्लस डेल S2, और टोटल एंट्रोपी निकाल देंगे हम। देखिए डेल S1 आपके पास क्या होगा? dq/t। यहाँ पर आपके पास जो टेम्परेचर चेंज होगा वो T1 से किसी फाइनल टेम्परेचर पर आएगा जो कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। सेम सिनेरियो आपके पास डेल S2 में पॉसिबल होगा, dq/t T2 to Tf। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमें C दे रखी है, तो dq इज इक्वल्स टू mc dt/t T1 to Tf, और यही सेम आपके पास यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि दोनों लिक्विड सेम है, तो T2 to Tf dt/t। अब आपको एक चीज़ याद हो तो जब हम कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल करते थे और अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो फाइनल टेम्परेचर आपके पास कितना आता था? T1 प्लस T2/2। ओके, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप पार्ट 1 के कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल में ही चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? देखिए अब तो सिंपल डिफरेंशिएशन रहेगा आपके पास, तो mc ln t, और लिमिट्स भी हम हाथों हाथ ही पुट कर देते हैं, Tf/T1
प्लस ln TF ओवर T2। ओके, तो देखिए अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज करके, ln T स्क्वेयर F ओवर T1 प्लस T1 T2। ओके, और TF हमें कितना, हमें पता है कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल से TF कितना है, T1 प्लस T2 बाई 2, तो MC ln T1 प्लस T2 बाई 2 T1 T2। ये आपके पास यहाँ पर स्क्वायर था, सॉरी, तो यहाँ पर आपके पास ये भी स्क्वायर में आएगा और आपके पास यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। ओके, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2MC ln T1 प्लस T2 बाई 2 T1 T2 अंडर रूट। ओके, तो कोई भी ऑप्शन आपके पास आ जाए तो आपको अपनी एंडिंग को चेंज करना भी आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पढ़िए अब आप। कंसीडर एन आइडियल गैस ऑफ मास m एट टेम्परेचर T1 विच इज मिक्सड आइसोबारिकली विद एन इक्वल मास ऑफ सेम गैस एट टेम्परेचर T2 इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, तो इसका ऑप्शन टिक करते आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। यस, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार मोल्ड हो के आया है, मतलब कि इतनी बार आया है कि अब मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर जाए ना इंसान तो भी उसके क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे। तो देखिए वही क्वेश्चन वापस रिपीट, 2 सॉलिड ब्लॉक्स 1 एट टेम्परेचर T1, लैंग्वेज चेंज है, ओनली लैंग्वेज चेंज है, ठीक है, बेस कंटेक्स्ट वही है सेम, T1 एंड अदर T2 विद द सेम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हीट कैपेसिटी आर पुट इन कंटेक्ट विद ईच अदर, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स आफ्टर दे हैव इक्विलिब्रेटेड इज। तो देखिए इसका भी ऑप्शन आप, इसका भी ऑप्शन आपको टिक करते 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। यस, ये देख लीजिए गेट 2006 में आया हुआ है। ईच ऑफ 2 आइसोलेटेड वेसल A and B of fixed volumes contain n molecules of perfect monatomic gas at pressure P. The temperature of A and B are T1 and T2. The two vessels are brought into थर्मल कंटैक्ट एट इक्विलिब्रियम, द चेंज इन एंट्रोपी इज। तो देखिए अब यहाँ पर हमें जो अक्सर कार हमारे जो आंसर में सी था, बस थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया इस आंसर को। तो सी आपके पास हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास कितनी होती है, 3/2 NkB। अगेन आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। देख लिया आपने, जो हमने एग्जांपल की थी वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास 3 तरीके से मतलब कि पेपर में उसके ऊपर सवाल पूछा गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपकी नॉलेज अच्छी खासी हो जाएगी और पेपर में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब देखिए काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हैं ये। देखिए आप एक हैबिट भी बनाइए कि आप बिना विदाउट पेन एंड पेपर भी क्वेश्चन कर सकें। एन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन टू डबल इट्स वॉल्यूम, द चेंज इन एंट्रोपी पर मोल इज। तो चेंज इन एंट्रोपी आपके पास डेल एस dQ/T, तो dQ आपके पास कितना होगा, du प्लस PdV। देखिए ये सेम हमने क्वेश्चन किया था, ओके, अगर आपको याद आ रहा हो तो dQ इज टू du प्लस PdV, तो du/T इंटीग्रेशन और प्लस PdV/T इंटीग्रेशन है ना आपके पास। तो पहली टर्म तो आपके पास 0 हो जाएगी, ओके, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर आइसोथर्मल है। अब जो PdV/T आपके पास, PdV/T को आप क्या लिख लेंगे, P/T को आप NR/V लिख लेंगे, NR/V लिख लेंगे तो उधर से आपके पास क्या आ जाएगा, NR log, अब यहाँ पर जो वॉल्यूम हो रहा है वो डबल हो रहा है, NR log 2V/V, तो NR log 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास पर मोल के लिए, तो R log 2 आ जाएगा, तो मतलब कि सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट फिर से, an ideal gas undergoes an isothermal expansion from an initial volume V1 to volume V2, the change in entropy। देखिए वापस से वही स्टेप्स मैं लेके जा रहा हूँ आपको। डेल एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dQ/T, dQ को हम क्या लिख सकते हैं, du प्लस PdV/T, और du/T आपके पास 0 हो जाएगा, तो PdV/T बच जाएगा आपके पास। P/T को आप क्या लिख सकते हैं, NR/V लिख सकते हैं आप, NR/V dV, तो इसके अंदर वॉल्यूम आपके पास क्या चेंज हो रहा है, तो NR ln V2/V1। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही बैठ रहा है, NR ln V2/V1, डी आंसर करेक्ट बैठता है इसके अंदर। अब बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 100 ग्राम ऑफ एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स, द चेंज इन एंट्रोपी इन कैलोरी पर केल्विन इज अबाउट। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो हमने शुरुआत में बहुत ज़्यादा किए हैं, पार्ट 1 में ऐसे क्वेश्चन किए हमने। 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स, द चेंज इन एंट्रोपी, तो एंट्रोपी में आपके पास क्या चेंज आएगा, डेल एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dQ/T, ओके। तो dQ हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ml, क्योंकि आपके पास जो हीट है आपके पास वो लेटेंट हीट की फॉर्म में एक्सचेंज होगी, ओके। तो dQ इज इक्वल्स टू ml, मास यहाँ पर कितना है 100 ग्राम, और लेटेंट हीट आपके पास कितनी है 80, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 8000 कैलोरी बन जाएगा, 8000 कैलोरी, और टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा। जब आपके पास आइस से वो वाटर में चेंज हो रहा है तो आपके पास लेटेंट हीट में टेम्परेचर तो सेम ही रहता है, ओके। तो 8000/273 केल्विन, ओके, तो 8000/273 केल्विन, ये आप जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 2 जा 8, तो करीबन 3 के अक्रॉस आएगा, तो कम से कम वैल्यू सी बन सकती है 29.3, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम 20th क्वेश्चन। द 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो देखिए अब फेज चेंज हो गया हमारे पास, तो चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है। डेल एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dQ/T, ओके। dQ/T, अब जब लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता है हमारे पास, लेटेंट हीट के टाइम में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो T बार आ जाएगा आपके पास। dQ आपके पास होगा ml, मास कितना है आपके पास 10 ग्राम, और लेटेंट हीट कितनी है 80, तो आपके पास कितना बन जाएगा ये 800G बन जाएगा, 800G/273, ओके। इस बार कितना आ जाएगा 2.93 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज बॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद हीट रिजॉर्वियर और हीट बाथ एट 100 डिग्री सेल्सियस
इन थर्मल इक्विलिब्रियम, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फर्स्ट वाटर, सेकंड हीट रिजॉल्वर, थर्ड यूनिवर्स। तो देखिए आपके पास वाटर में चेंज इन एंट्रोपी कितनी आएगी, डेल एस वाटर। देखिए सिंपल क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डी क्यू बाई टी। तो डी क्यू बाई टी को आप क्या लिख सकते हैं, एम सी डेल टी। मास कितना दे रखा है आपको, मास आपको दे रखा है 1 kg टू 10⁻³ ग्राम्स। सी आपको पता 1 होता है वैसे तो, पर इसको जूल में लिखेंगे तो 4.18 जूल। चेंज कैसे हो रहा है, डेल डी टी बाई टी। ओके, ये आपके पास चेंज हो रहा है टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री 1 kg वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, मतलब कि 273 से आपके पास 373 में चेंज हो रहा है। ये 373 में जा रहा है। तो इसको आप लिखो 10⁻³ ग्राम इंटू 4.18 इंटू एल एन टी 373/273। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1305 जूल बाय केल्विन। ओके, सेम आप डेल एस फाइंड करेंगे हीट रिजॉल्वर के लिए, तो डी क्यू बाई टी। देखिए अब यहाँ पर ये चीज़ है कि हमें तो पता ही नहीं है कि डी क्यू उसने कितना रिलीज किया है आपके पास। हाँ, पर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी हीट आपके पास वाटर को मिली थी उतनी हीट यहाँ से लॉस हुई है रिजॉल्वर से। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा आपके पास। तो 10⁻³ 4.18 जूल। देखिए एम सी डेल टी आपके पास कितना होगा, 100 बाई टी 373। देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा -1121 जूल पर केल्विन। ओके, अब आप पूरे सिस्टम की एंट्रोपी निकाल सकते हैं फॉर द सिस्टम। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, पूरे सिस्टम की एंट्रोपी आ जाएगी। निकालेंगे तो ये आपके पास जब ये माइनस हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 184 जूल पर केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टिफर 2013 में आ रखा है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड with heat capacity CF joules per degree Celsius is initially at temperature 0 degree Celsius. It is then brought into contact with the heat bath at temperature of 100 degree Celsius and the system is allowed to come into equilibrium. In this process the entropy in joules per degree Celsius of the universe changes by। तो पहले हम एंट्रोपी निकाल लेते हैं फ्लूइड की। तो डेल एस ऑफ फ्लूइड, क्योंकि हमें टोटल एंट्रोपी निकालनी है ऑफ द यूनिवर्स। डेल एस फ्लूइड आपके पास कितना आएगा, देखिए डेल एस फ्लूइड आपके पास एम सी डेल टी डी क्यू बाई डी टी और एम सी डेल टी बाई टी। एम यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या रखा है, तो एम यहाँ पर हम 1 लेके चल देते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपके पास सोल्यूशन भी इजी आ जाएगा। और तो सी आपके पास सी एफ है, हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड। डी टी आपके पास एल एन, ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है आपके पास 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास ये आ जाएगा 373/273। ओके, ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं डेल एस ऑफ हीट बाथ। डेल एस ऑफ हीट बाथ, देखिए जब हीट बाथ का आपके पास जो टेम्परेचर है वो तो आपके पास कांस्टेंट रहेगा, तो डी क्यू बाई डी टी। अब टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है हीट बाथ का, जो कि आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा जाता है हमेशा। तो 373 केल्विन। और डी क्यू आपके पास क्या होगा, अब डी क्यू हमें ये तो नहीं पता होगा कि इसने कितना आपके पास हीट दी है, पर हम ये देख सकते हैं कि फ्लूइड को कितनी हीट रिसीव हुई है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसको इतनी हीट इसने रिलीज की होगी। तो ये आपके पास नेगेटिव में आएगा क्योंकि इसने रिलीज की है। तो एम सी डेल टी, सी आपके पास एम आपके पास हमने 1 लिया है जैसे हमारे कन्वीनियंस के लिए, सी एफ और डेल टी आपके पास कितना आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए इजी। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट बैठ जाएगा 0.044 CF। कार्नोट इंजन, जिसे हम रिवर्सिबल इंजन भी कहते हैं, 100% कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क इज नॉट पॉसिबल। देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये हम सभी जानते हैं। तो देखिए कार्नोट इंजन की आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम कैसा है, सोर्स जो कि टेम्परेचर T1 पर है, फिर जो वर्किंग सब्सटेंस है, एंड इन द लास्ट सिंक विच इज एट टेम्परेचर T2। सोर्स से आपके पास हीट क्या जाती है, वर्किंग सब्सटेंस उस हीट को यूज़ कर कुछ वर्क करता है और रेजिडुअल हीट सिंक में ट्रांसफर हो जाती है। वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर आइडियल गैस एज्यूम की जाती है। आगे देखते हैं, देखिए एक एक पार्ट को देखते हैं हम। टेम्परेचर T1 सोर्स विच इज एट टेम्परेचर T1, जिसकी जो बाउंड्रीज होंगी वो नॉन कनेक्टिंग फेसेस होंगी। ये सभी नॉन कनेक्टिंग फेसेस हैं जो कि आपको स्ट्रिप्ड बार्स दिख रही हैं। सिंक T2 भी आपके पास सेम है, पर वो एट टेम्परेचर T2 है। फर्स्ट नंबर पर आपके पास है देखिए वर्किंग सब्सटेंस, जिसका जो बेस है वो आपके पास परफेक्टली कंडक्टिंग प्लेट है। ये हम बात करेंगे ऐसा क्यों है। और जो फोर्थ आपके पास इंसुलेटिंग स्टैंड। ये सारी प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है, जब आपके पास सोर्स एक वर्किंग सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आता है तो आपके पास आइसोथर्मली हीट ट्रांसफर होती है। ओके, तो अब यहाँ पर आइसोथर्मली का कॉन्सेप्ट क्यों लिया है, आपको याद होगा आइसोथर्मली के कॉन्सेप्ट में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो उसके अंदर जब हमने देखा था तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू आया था, मतलब कि जितनी भी इंजन हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उस सोर्स से वो सारी की सारी आपके पास वर्क डन के अंदर यूज हो जाएगी। इसलिए हम फर्स्ट स्टेप जो है आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर लेते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो सोर्स है वो आपके पास हीट ट्रांसफर कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस को, वो आइसोथर्मली प्रोसेस से हो रहा है। तो जो सोर्स T1 से जब वर्किंग सब्सटेंस को Q1 हीट मिल जाएगी, उसके बाद क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगी।
उसके बाद हम वर्किंग सब्सटेंस को इंसुलेटेड स्टैंड पर रख देंगे। यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस से होगा, जिससे कि आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। और एडियाबैटिक में आपको याद हो तो इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है। मीन्स टू से जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी वर्किंग सब्सटेंस में वो सारी क्या करेगी, वर्क करेगी। अब उसके बाद वर्किंग सब्सटेंस को सिंक पर रखा जाता है जो कि टेम्परेचर T2 पर होता है। तो अब इस प्रोसेस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट प्रोसेस में जब हमने वर्किंग सब्सटेंस को टेम्परेचर T1 पे रखा था वो आपके पास क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। जब हम वर्किंग सब्सटेंस को सिंक पर रख रहे हैं 3 पर तो आपके पास क्या हो रहा है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। तो इसके अंदर क्योंकि कुछ हीट जो होगी आपके पास सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाएगी क्योंकि वो आपके पास लो टेम्परेचर पर है, तो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, तो ये आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। और फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप में अगेन हम वर्किंग सब्सटेंस को इंसुलेटेड स्टैंड पर रख देंगे और ये फिर से अपने इनिशियल फेज में आ जाएगा। तो आइए स्टेप्स को देख लें हम। वी ब्रिंग द सोर्स इन कॉन्टैक्ट विद वर्किंग सब्सटेंस आइसोथर्मली, हीट विल बी ट्रांसफर टू 1। तो जो सोर्स था वो वर्किंग सब्सटेंस को हीट ट्रांसफर करेगा आइसोथर्मली। तो इसके लिए हमने देखिए पार्ट 1 में हमने क्या निकाला था, पार्ट 1 में हमने एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थी। उसके अंदर हमने ये सब फॉर्मुलेज निकाले हुए हैं। आइसोथर्मली के लिए आपके पास वर्क डन कितना आएगा, हीट कितनी आएगी, और एडियाबैटिक के लिए कितनी वर्क डन होगा, हीट कितनी होगी। तो हमने सारी आइसोबारिक सारी प्रोसेस कर रखी है। तो आप वहाँ पर देख लीजिए ये स्टेप कैसे है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख लिया। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू RT1 ln V2/V1। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, आफ्टर हीट ट्रांसफर वी ब्रिंग 1 इन कॉन्टैक्ट विद इंसुलेटेड स्टैंड। आपको ध्यान होगा वर्क डन एडियाबैटिकली लीड्स टू चेंज इन डेल्यू, तो जिसकी वजह से आपके पास एडियाबैटिकली वर्क डन होगा और इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ जाएंगे। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें आपके पास वर्क डन कितना आया था, R T1 - T2 ओवर गामा -1। ओके, आफ्टर दिस वी ब्रिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद सिंक 3 आइसोथर्मल ट्रांसफर द हीट टू सिंक। ओके, तो उसके बाद उसको किसके कॉन्टैक्ट में लाएगा, सिंक के कॉन्टैक्ट में लाएगा। आफ्टर ब्रिंग इन द फोर्थ स्टेप अगेन ब्रिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद इंसुलेटेड स्टैंड। ओके, तो ऐसे प्रोसेस हुई। तो आइसोथर्मल, तो देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, P1 V1 से स्टार्ट किया था। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ आपके पास, तो आपके पास क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और P2 V2 तक पहुंच गया आपके पास। ओके, उसके बाद आपके पास क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, उसके अंदर भी आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ओके, तो आपके पास वर्क डन कितना बढ़ जाएगा, RT1 - T2 ओवर गामा -1। ये नोट कर लीजिए, यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है। और नेक्स्ट टाइम जब हम उसे सिंक के कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे तब क्या होगा, आपके पास उसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q2 आपके पास RT2 ln V4 बाय, देखिए V4 पर पहुंच गया, V4/V3। लास्ट आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपके पास क्या होगा, उस वर्किंग सब्सटेंस को हम इंसुलेटिंग स्टैंड पर ले आएंगे और वो वापस से अपने इनिशियल स्टेट पर आ जाएगा। और इसमें वर्क डन कितना होगा आपके पास, RT2 - T1 गामा -1। तो अब इन सब टर्म्स को हम ऐड कर देंगे टोटल वर्क डन जानने के लिए। तो वर्क डन आपके पास W इज इक्वल टू W1 + W2 + W3 + W4। और आप इन सबको जब ऐड कर देंगे तो देखिए इसके अंदर आपके पास जो वर्क डन सेकंड था और वर्क डन फोर्थ था वो तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, और जो आपके पास फर्स्ट और थर्ड वर्क डन है उसको हमने ऐसे लिख लिया। देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हो V4/V3 इज इक्वल टू V1/V2। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले बस आप ये देख लीजिए वर्क डन आपके पास कितना आएगा टोटली, RT1 - T2 ln V2 ओवर V1। ओके, अब हम जानते हैं कि जो Q1 था आपके पास वो था RT1 ln V2/V1, मतलब कि हम एफिशिएंसी निकालने वाले हैं अब। तो एफिशिएंसी आपके पास कितना वर्क उसने परफॉर्म किया और कितनी हीट उसको ट्रांसफर की गई थी। तो वर्क डन हमारा निकला हुआ है और हीट Q1 आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 - T2 ओवर T1 आ जाएगा ये। ओके, तो ये आपके पास कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी आ गई, नीटा 1 - T2 ओवर T1। अब आपको ये क्यूरियोसिटी होगी कि V4/V3 इज इक्वल टू V1/V2 कैसे आया। ओके, उस प्रोसेस 2 के अक्रॉस आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के हिसाब से आपके पास क्या कांस्टेंट होगा, T1 V2 गामा -1 और T2 V3 गामा -1। और ऐसे ही आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ था प्रोसेस 4 में, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, T1 V1 गामा -1 और T2 V4 गामा -1। जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे आपके पास क्या आएगा, V4/V3 इज इक्वल टू V1/V2। ये आप देखिए, आप देख के भी देख सकते हैं कि ये कैसे आया। तो अब आप एफिशिएंसी ये भी कह सकते हैं नीटा, जैसे कि हमने कहा था वर्क डन ओवर Q1 था, तो वर्क डन आपके पास क्या था, Q1 - Q2 ही तो था। Q1 - Q2 ओवर Q1, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - Q2 ओवर Q1। मतलब कि जो वर्किंग सब्सटेंस था उससे सिंक को हीट कोई रिलीज ही नहीं हुई, तो Q2 इज इक्वल टू 0, तब आपके पास नीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ डिवाइस इन विच द कंप्लीट हीट टेकन बाय अ सोर्स एट हायर टेम्परेचर कैन कंप्लीटली कन्वर्टेड टू यूजफुल वर्क। ओके, तो अब रिवर्सिबल प्रोसेस में हम जानते हैं। तो हमने दो फॉर्मुला देख लिए नीटा के, तो 1 - Q2 ओवर Q1 इज इक्वल टू 1 - T2 ओवर T1। तो आपके पास Q2 ओवर T2 इज इक्वल टू Q1 ओवर T1, डन। हैंस फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस del Q/T इज इक्वल टू 0। ओके, हीट टेकन बाय सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय सिस्टम नेगेटिव, ये तो हम जानते हैं। अब हम कार्नोट थ्योरम पर आते हैं। वर्किंग बिटवीन पर्टिकुलर सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन्स आर सेम। तो कार्नोट थ्योरम क्या कहती है आपको, आपके पास जो भी रिवर्सिबल साइकिल इंजन्स हैं जब वो सोर्स और सिंक के बीच में वर्क कर रहे होंगे, जितने भी रिवर्सिबल साइकिल इंजन्स होंगे आपके पास, वो जो सोर्स और सिंक के बीच में वर्क कर रहे होंगे उनकी सारों की एफिशिएंसी सेम होगी। कार्नोट थ्योरम का ये कहना है। तो नीटा 1 इज इक्वल टू नीटा 2, देखिए हम नीचे डायग्राम बना रखा है, सोर्स T1 टू T2 और हमने वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर 2 ले रखे हैं, 1 and 2, तो दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। नीटा 1 इज इक्वल टू नीटा 2 इज इक्वल टू 1 - T2/T1। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कार्नोट थ्योरम का, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि जो भी एक रिवर्सिबल इंजन है
उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगी इरिवर्सिबल इंजन से जब वो आपके पास सोर्स और सिंक के बीच में वर्क करेगा। मीन्स टू से नीटा आई लेस देन नीटा आर। आई यहाँ पर इरिवर्सिबल और आर रिवर्सिबल, तो नीटा आई इज इक्वल्स टू नीटा आई को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस क्यू टू ओवर क्यू वन इज लेस देन 1 माइनस टी टू ओवर टी वन। ओके, तो क्यू टू बाई क्यू वन ग्रेटर देन टी टू बाई टी वन। ओके, तो यहाँ से डेल क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू क्यू वन बाई टी वन माइनस क्यू टू बाई टी टू लेस फॉर इरिवर्सिबल। सो डेल क्यू बाई टी लेस देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। अब हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी इक्वेशन देख लेते हैं। तो डी क्यू बाई टी जब आपके पास, तो जो डी क्यू बाई टी आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस में जब डी क्यू बाई टी मीन्स टू से एंट्रोपी आपके पास लेस देन इक्वल्स टू जीरो आ जाए, वो क्लॉसियस इनइक्वालिटी है। इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल एंड लेस देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल। हियर टी इज द टेम्परेचर ऑफ रिजर्वियर। ओके, तो डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी एस। दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। एज डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो, डी एस इज इक्वल टू जीरो, तो डी एस एंट्रोपी इज अ स्टेट वेरिएबल। तो आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी एक स्टेट वेरिएबल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर सिर्फ आपके पास हीट इंजन का रिवर्स है, रिमूव्स हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क। इसके अंदर आपके पास एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इसके अंदर हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हम हीट इंजन के अंदर एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे जितना आपने नेट वर्क किया है डिवाइड बाय हीट टेकन। यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, जितना आपने सिंक से हीट ली है डिवाइड बाय वर्क डन। ओके, तो क्यू टू बाई डब्ल्यू, क्यू टू ओवर क्यू वन माइनस क्यू टू इज इक्वल टू टी टू ओवर टी वन माइनस टी टू। इसका हम पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये आपके पास इतना ही इन्फॉर्मेशन मिल सही है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो ई इज इक्वल टू वन माइनस की। ओके, तो कार्नोट साइकिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स ऑन ए वर्किंग सब्सटेंस बिटवीन टू रिजर्वियर्स एट टेम्परेचर T1 and T2 with T1 greater than T2. During each cycle, an amount of Q1 is extracted from the reservoir at temperature T1 and an amount Q2 is delivered to the reservoir at temperature T2. Which of the following statement is incorrect? ओके, तो वर्क डन इन वन साइकिल इज Q1 माइनस Q2। तो हाँ, ये हमने देखा था, वर्क डन आपके पास Q1 माइनस Q2 होता है। बी ऑप्शन Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2। हाँ, ये भी सही है। एफिशिएंसी निकालते थे आप, वो आपके पास कितनी आती है 1 माइनस T2 ओवर T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो वहाँ से आप रिलेशन निकाल के ये बी ऑप्शन भी आपके पास सही बैठ सकता है। सी ऑप्शन एंट्रोपी ऑफ हॉट रिजर्वियर डिक्रीजेज। तो देखिए, जब भी आपके पास किसी हॉटर बॉडी से हीट रिलीज होती है तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज ही होगी ना। ओके, तो कि आपके पास डेल एस इज टू डी क्यू बाई टी होता है। तो अब जब आपके पास डी क्यू डिक्रीज हो रहा है उस हॉट रिजर्वियर का, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। डी ऑप्शन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज। देखिए, ये एक रिवर्सिबल साइकिल है और रिवर्सिबल साइकिल में आपके पास एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जीरो होती है। तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन अमाउंट ऑफ हीट Q इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट रिजर्वियर एट टेम्परेचर TA टू अनदर हीट रिजर्वियर एट टेम्परेचर TB। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी डेल एस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। तो आपके पास इस बार दोनों ही आपके पास हीट रिजर्वियर दे रखे हैं, पर आपको यूँ बता रखा है कि जो हीट आपके पास ट्रांसफर हो रही है, जो आपके पास हीट ट्रांसफर हो रही है वो आपके पास A टू B हो रही है। ओके, तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो है। अब हमें क्या निकालनी है, एंट्रोपी निकालनी है, डेल एस। सो डेल एस ऑफ ए सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ बी रिजर्वियर, ए रिजर्वियर एंड बी रिजर्वियर। देखिए इसके अंदर डेल एस आपके पास क्या होता है, डी क्यू बाई टी, डी क्यू बाई, देखिए ये आपके पास हीट रिजर्वियर है, उसके पास उसका तो टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा, तो टी ए इंटीग्रेशन प्लस डी क्यू टी बी। अब क्योंकि हमें पता है कि आपके पास हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, ए से क्यू हीट ट्रांसफर हो रही है बी को, तो ये जरूर ही नेगेटिव होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू ओवर टी ए प्लस, और इतनी हीट इसको ट्रांसफर हो जाएगी क्यू ओवर टी बी। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास। हाँ जी, ए ऑप्शन सही है आपके पास। ओके, तो हमने जब स्टार्टिंग की थी इस पार्ट 2 की, तो हमने लिमिटेशंस के बारे में बात की थी। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वो डायरेक्शंस नहीं बताता, तो सेकंड लॉ हमारे को डायरेक्शन बताता है। देखिए कैसे, तो पहले आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, हीट इंजन, इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस दैट टेक्स हीट फ्रॉम सोर्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू वर्क कंप्लीटली। Gauss's statement about refrigerator, it is impossible to construct a device based on cyclic process that removes heat from cold body and transfer it to hot body without any external agency। तो देखिए ये इम्पॉसिबल है। देखिए दोनों स्टेटमेंट में आपको कुछ ना कुछ पता लग रहा होगा कि ये पहली बात तो केल्विन प्लांक ये कह रहे हैं, केल्विन प्लांक कहते हैं कि इम्पॉसिबल है कि ऐसा डिवाइस आप कंस्ट्रक्ट कर दो जिसमें कि हीट ली जाती है सोर्स से और कन्वर्ट किया जाता है उससे वर्क कंप्लीटली इनटू वर्क कंप्लीटली, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्लॉसियस ये कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना जिसमें आप हीट लेते हैं कोल्ड बॉडी से और ट्रांसफर करते हैं हॉट बॉडी को विदाउट एन एक्सटर्नल एजेंसी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हॉट बॉडी से मतलब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर कर दें विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो इस सब को समअप कर देगा। Any process that starts from one equilibrium state and ends in another equilibrium state will go in the direction that cause the entropy of universe, system plus surrounding to increase in irreversible process or remains constant in reversible process। तो ऐसी प्रोसेस जो स्टार्ट होती है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से और एंड करती दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट पे, वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर आपके पास एंट्रोपी यूनिवर्स की इंक्रीज करेगी।
ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, या फिर आपके पास कांस्टेंट रहेगी रिवर्सिबल प्रोसेस में। देखिए आपके पास यूनिवर्स की एंट्रोपी आपके पास जीरो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपके पास सिस्टम की एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी आपके पास इंक्रीज करती है। ओके, और अदरवाइज अगर एंट्रोपी हमारे पास नेगेटिव आती है तो वो प्रोसेस आपके पास पॉसिबल नहीं है। किसी सिस्टम की एंट्रोपी आपके पास डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, या फिर जीरो हो सकती है, पर यूनिवर्स की एंट्रोपी आपके पास डिक्रीज नहीं हो सकती, यूनिवर्स की एंट्रोपी आपके पास इंक्रीज होती है। ओके, और एक आइसोलेटेड सिस्टम में आपके पास यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब 3 स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करनी है कि कैसे आपके पास हीट फ्लो होगा, हीट की डायरेक्शंस क्या होगी। तो आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक गुड कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपको पीवी डायग्राम दे रखा है जो कि कार्नोट साइकिल का है, और हम कंस्ट्रक्ट करेंगे टीएस डायग्राम। आप जानते हैं कार्नोट साइकिल में जो आपके पास ए टू बी लाइन आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो कि एट टेम्परेचर T1 है, वो आपके पास क्या थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मींस आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तभी हमने T1 लिख रखा है उस लाइन पर। तो T1 जो लिख रखा है हमने उस लाइन पर, तो वो आपके पास टीएस डायग्राम में लाइन कौन सी होगी, ए टू बी। यहाँ पर आपके पास एंट्रोपी चेंज हो रही है SA टू SB। ओके, तभी हमने यहाँ पर ये लिखा है, हमने एंट्रोपी की डेफिनेशन यूज करके लिखा है Q1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B TdS। T आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो T1 12 आ जाएगा, A टू B DS T1 SB माइनस SA। ओके, ऐसे ही हम कौन सी कवर, ऐसे ही हम एक और लाइन बना लेंगे C2D जो कि आपके पास क्या थी, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में आपके पास T2 के विद रिस्पेक्ट CD लाइन क्रिएट हो जाएगी। ओके, CD लाइन के लिए आपके पास Q2 कितना आएगा, देखिए वही एंट्रोपी की डेफिनेशन C2D इंटीग्रेशन TdS। अब यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है, तो T2 12 आ जाएगा, और SD माइनस SC। ओके, अब बात करते हैं BC और DA लाइन की। BC और DA लाइन के बारे में बात करूं तो वो आपके पास क्या थी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन रिस्पेक्टिवली। तो एडियाबैटिक में आपके पास क्या होता है, DQ 0 होता है, तो DQ इज इक्वल टू TdS। अगर आपके पास DQ 0 हो गया तो चेंज इन एंट्रोपी भी तो आपके पास 0 होगी। अगर चेंज इन एंट्रोपी 0 है तो आपके पास वहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो हम 2 स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देंगे AD एंड BC। तो अब हम आते हैं कि हम इसके थ्रू TS डायग्राम के थ्रू वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि एफिशिएंसी आपके पास कितनी होती है, वर्क ओवर हीट इनटेक बाय द सिस्टम, तो Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो अब आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, मान लीजिए अगर AB लाइन ही होती टीएस डायग्राम में तो यहाँ से आप वर्क डन नहीं निकाल सकते थे, एरिया अंडर द कर्व, और अगर CD लाइन होती तो यहाँ पर भी आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते। अब ये 2 लाइन और आ गई हैं, तो अब ये कर्व बन गया आपके पास, है ना। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल, एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल आपके पास कितना होगा, Q1 माइनस Q2 आपके पास वर्क डन होता है। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल आपके पास क्या शो करता है, वर्क डन। और अगर हम इस एरिया को अगर डिवाइड कर दें टोटल एरिया बिटवीन द कर्व AB एंड एंट्रोपी एक्सिस, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। वही तो हमने यहाँ लिखी हुई है, ये देखिए, एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल डिवाइड बाय टोटल एरिया बिटवीन कर्व AB एंड एंट्रोपी एक्सिस, तो वो आपके पास आएगी Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। ओके, अब टीएस डायग्राम के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, ए रिवर्सिबल इंजन साइकिल इज शोन इन द फॉलोइंग टीएस डायग्राम, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज। तो अभी हम जान के आए हैं कि एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई Q1 जो कि आपके पास हीट इनटेक होती है। अब आपके पास देखिए ये रहा आपके पास डायग्राम, वो डायग्राम कुछ ऐसा है। ओके, तो आप वर्क तो आप निकाल ही सकते हैं। वर्क आपके पास क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व कितना है आपके पास, ये इसको मैं डायमेंशंस दे देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। ये S1 था आपके पास, ये आपके पास 3S1, और यहाँ पर आपके पास है 2T1, और ये आपके पास है T1। ओके, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व आपके पास कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू वाइट। सिंपली ये कर्व आपके पास कितना, हाफ इंटू बेस इंटू वाइट लग जाएगा आपके पास, तो हाफ इंटू बेस आपके पास कितना है 2S1 इंटू हाइट आपके पास कितनी है T1, और डिवाइडेड में आपके पास कितना आएगा Q1 आपके पास कितना होता था, देखिए सारा ये आपके पास हीट इनटेक है, तो एरिया इनक्लोज बाय दिस कर्व, तो ये सारा आपके पास पोर्शन आ जाएगा। तो मतलब कि ये तो आएगा ही आएगा, ये आपके पास रेक्टेंगल भी आएगा, तो ये आपके पास कितना बढ़ गया S1 T1 प्लस आपके पास ये आएगा 3S1 2S1 और T1 2S1 T1। ओके, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आइडियल हीट इंजन टेक्स 1000 कैलोरी ऑफ हीट एट 6 to 7 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम सोर्स एंड रिजेक्शन पार्ट ऑफ इट टू सिंक। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एंड रिजेक्ट सम पार्ट ऑफ इट टू सिंक। ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड वर्क डन पर साइकिल। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, मैंने ब्रैकेट में इसका आंसर लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास। सिंपल आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। उसको आप क्या लिख सकते थे, 1 माइनस T2 ओवर T1 भी लिख सकते थे। तो T2 और T1 आपको दे रखा है, उसको यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हैं। और रही बात वर्क डन की, वर्क डन आपको पता ही है, अभी हम करके हैं नीटा इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी आपके पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट आपके पास हीट इनटेक तो होता है, तो वहाँ से अगर आप एफिशिएंसी निकाल लेंगे और आपको हीट इनटेक दे रखी है 1000 कैलोरीज, वहाँ से आपके पास वर्क डन निकल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
reversible heat engine is working between source and sink whose temperature difference is 75 degrees Celsius. If it takes 746 joules of heat from source and rejects 546 joules of heat to the sink, find the temperature of source and sink. तो देखिए वापस से आपके पास रिवर्सिबल हीट इंजन दे रखा है, ये मैं आपको वैसे ही बताया था, आप इसको कर लेना, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिवर्सिबल हीट इंजन में हमने एक एफिशिएंसी का रिलेशन निकाला था K1/Q2 = T1/T2, आपको याद हो तो, अगर आपको याद नहीं है तो वापस से जाके वो कॉलम देख लीजिए। तो K1/Q2 = T1/T2, तो K1/Q2 आपको दे रखे हैं, K1/Q2 आपके पास क्या है, K1 आपके पास 746 जूल दे रखा है और Q2 आपके पास 546 जूल दे रखा है, जो कि हीट आपके पास इनटेक और हीट रिजेक्टेड है। अब T1 और T2 में जो आपके पास डिफरेंस दे रखा है वो 75 दे रखा है। अब इसको देखिए ईजी करने के लिए हम देखिए डिफरेंस हम कैसे शो करेंगे। अब तो T1 को आप T1 ले लीजिए टेम्परेचर, और T2 को आप लीजिए T1 - 75। अब दोनों का डिफरेंस करके देखिए 75 आएगा आपके पास, ओके। तो आपके पास एक वेरिएबल रहेगा T1, और T1 ये हमें चाहिए, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास नियरली आंसर मैंने निकाला हुआ था, ये 279 केल्विन कुछ आएगा आंसर आपके पास ये, ओके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, the efficiency of a Carnot engine is 1/6 on reducing the temperature of sink by 100 degrees Celsius and source temperature remains unchanged, the efficiency increased to 1/3, find the temperature of source and sink। तो आपको कितना देर की एफिशिएंसी, 1/6 = 1 - T2/T1 हम लिख सकते हैं, और उसके बाद आपके पास जो सिंक का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस कर गया, और उसके बाद आपके पास एफिशिएंसी 1/3 होगी, और T1 आपके पास अनचेंज रहता है, 1 - T2 - 100 डिग्री सेल्सियस ओवर T1, ओके। इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा आप, 1/3 1 - T2/T1 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस बाई T1, ओके। अब ये वैल्यू आपके पास क्या है, ये वैल्यू, ओके। तो 1/6 लिख देंगे आप इधर, इसको सॉल्व करेंगे 1/6 से आप यहाँ पर पुट करेंगे, और 1/3 - 1/6 आपके पास 1/6 आ जाएगा वापस से, ठीक है। और 1/6 = 100 डिग्री सेल्सियस बाई T1, और T1 आपके पास कितना आ जाएगा, 600 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आप T2 निकाल लीजिए। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, और T2 निकल जाएगा इजीली, T2 आपके पास 500 आएगा, ओके। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एन इंजन एब्जॉर्ब्स हीट एट ए टेम्परेचर ऑफ 1000 Kelvin एंड रिजेक्ट्स हीट एट 600 Kelvin। इफ द इंजन ऑपरेट्स एट मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द इंजन फॉर 2000 जूल हीट इनपुट इज। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, आप इसे कर सकते हैं, ओके। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 800 जूल। तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसे किसी भी पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन पढ़िए। A reversible Carnot engine is operated between temperature T1 and T2 with a photon gas as the working substance. The efficiency of the engine is। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास कार्नोट साइकिल है वो आपके पास नेचर और वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो एफिशिएंसी तो आपके पास किस पर डिपेंड करती है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि T2 टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मतलब कि जो असल में हम फॉर्मुला यूज़ करते हैं नीटा = 1 - T2/T1, वो अब यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब T2 और T1 का मतलब चेंज हो गया है। जहाँ पर हमारे पास जो T2 ओरिजिनलिटी में जो आपके पास था वो सिंक था, वो अब सोर्स बन गया है। तो इसका आंसर आपके पास बन जाएगा बी, 1 - T1/T2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। एन आइडियल कार्नोट इंजन एक्सट्रैक्ट 100 जूल फ्रॉम हीट सोर्स एंड डम्प्स 40 जूल टू सिंक एट 300 Kelvin। तो ईजी क्वेश्चन है ये भी आपके पास। देखिए कार्नोट साइकिल में हमने एक फॉर्मुला किया था, Q1/T1 = Q2/T2, ओके। Q1 आपको पता है, Q2 पता है आपको, T2 पता है आपको, तो T1 आपको इजीली निकल जाएगा। मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, आप वेरीफाई कर सकते हैं जब आपका आंसर आ जाएगा 750 Kelvin। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट 2012 में आ रखा है, इतना बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन है ये। एफिशिएंसी ऑफ ए परफेक्टली रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड 0 इज इक्वल टू, जो 0 टेम्परेचर हमें दे रखा है वो सिंक का टेम्परेचर मीन्स वो T2 है आपके पास, और T1 आपके पास T है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी आपके पास नीटा = 1 - T2/T1, जिसकी वजह से नीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question. N atoms of an ideal gas are enclosed in a container of volume V. The volume of container is changed to 4V while keeping the total energy constant. The change in the entropy of gas in the units of NkB, Ln2 is where Kb is the Boltzmann constant. Okay? तो देखिए आपके पास इसके अंदर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, और टोटल एनर्जी आपके पास तभी कांस्टेंट हो सकती है जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके। तो हमें इसके अंदर एंट्रोपी निकालनी है। डेल S = dq/t, dq आपके पास du + pdv, du भी 0 होगा आपके पास, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है ना आपके पास इसके अंदर, तो du इसके अंदर 0 होगा, और dq pdv लिख देंगे, pdv/t, और p/t को आप क्या लिख सकते हैं, nr/v, और nr को भी आप क्या लिख सकते हैं, nkb, ओके। तो dv/v को आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, nkb ln4। अब हमें आंसर किस फॉर्म में निकालना है, nkb ln2 की फॉर्म में निकालना है, तो 2 nkb ln2 आ जाएगा आपके पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स एज अ हीट इंजन between two bodies of equal heat capacity until their temperatures become equal. If the initial temperatures of the bodies are T1 and T2 respectively and T1 is greater than T2, then their common final temperature is। देखिए पहले भी डिस्कस कर सकें, जो आपके पास कार्नोट साइकिल है जो कि रिवर्सिबल साइकिल है, आपको यूनिवर्स की एंट्रोपी 0 होती है। अब हमें फाइंड आउट करनी है सराउंडिंग की एंट्रोपी, मींस del S1 प्लस del S2, आपके पास del S
तो टोटल एंट्रोपी तो आपके पास 0 है। ओके, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी तो आपके पास 0 है। ओके, तो डेल S1 हम निकालेंगे। देखिए दोनों की हीट कैपेसिटी भी सेम है, तो C dt बाई टी, ये आपके पास चेंज होगा T1 से। देखिए T1 आपके पास ग्रेटर देन T2 है, तो यहाँ पर हम जाएंगे T1 से TF की तरफ, T1 से TF की तरफ एक फाइनल टेम्परेचर आएगा C dt बाई टी, T2 टू TF, ये सभी इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ln TF बाई टी प्लस ln TF बाई T2। ओके, और बाहर आपके पास C चल रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, C ln टी स्क्वेयर F ओवर T1 T2। अब ये टर्म आपके पास 0 है। अगर हम इसका एंटी लॉग ले लें तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये टी स्क्वेयर F T1 T2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √T1 T2। तो C ऑप्शन करेक्ट बैठता है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टिफर 2017 में क्वेश्चन आ रखा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ ए मोनोटोमिक आइडियल गैस इज इनिशियली एट प्रेशर P0 and volume V0. The gas then undergoes a 3-stage cycle consisting of following process. तो 3 स्टेज साइकिल मुझे वो बनाना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और सही हो जाए आपकी इस क्वेश्चन को लेकर। ओके, और ये आपके पास है वॉल्यूम V0 और ये आपके पास है 2V0 P0 बाई 2 P0। ओके, तो देखिए पहली प्रोसेस क्या कहती है इसके अंदर, एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन टिल इट रीचेस द वॉल्यूम 2V0, मतलब कि वो इस प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है आपके पास। इसको हम नेम कर देते हैं ABC। तो इस प्रोसेस में A टू B आपके पास क्या हो रहा है, जब तक वो आपके पास 2V0 तक नहीं पहुंचता तो हीट क्यू फ्लोज इनटू द गैस। तो क्यू हीट इनटेक यहाँ पर से हमें पता लग रही है, जो आपके पास क्यू ए बी पाथ में आपके पास हीट इनटेक कितना हो रहा है, क्यू हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं BC की। BC के लिए क्या स्टेटमेंट दे रखी है, एन आइसोबारिक कंप्रेशन बैक टू द ओरिजिनल वॉल्यूम V0। तो ओरिजिनल वॉल्यूम V0 तक आ जाएगा आपके पास। आइसोबारिक आपके पास क्या है, कंप्रेशन है BC, तो आपके पास ये क्या है, आइसोबारिक हो रहा है, तो CP dt। अब क्योंकि हमारे पास ये मोनोटोमिक आइडियल गैस दे रखी है, तो CV कितना होता है 3/2 R और CP कितना हो जाएगा 5/2 R dt आ जाएगा। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आपके पास कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए ये आपके पास टेम्परेचर T0 से, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, T0/2 तक जा रहा है ये। ओके, T0 से T0/2 तक इंटीग्रेशन T0 टू T0/2 इंटीग्रेशन करेंगे। T आएगा आपके पास T0/2 माइनस T0, तो 5/2 R T0/2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं QCA की अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं, मेरे पास लिखा हुआ है एन आइसोकोरिक इंक्रीज इन प्रेशर टिल इट रीचेस द ओरिजिनल प्रेशर P0 इज रीगेन्ड। तो CV dt, CV तो हमें पता ही है 3/2 R dt। देखिए dt के आपके पास इंटीग्रेशन होगा इसमें T0/2 से T0 दिया हुआ इसके अंदर हमें, तो T0/2 से T0। सॉरी, ये लगता है गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये माइनस में आएगा, सॉरी है ना, ये माइनस में आएगा आपके पास। तो 3/2 R T0/2, ये आपके पास T0/2। अब तो अब देखिए जो हमने यहाँ पर अभी तक जो सॉल्व किया है, ये आपके पास हीट इनटेक पॉजिटिव है, ये आपके पास हीट इनटेक पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, ये हीट रिलीज हुई है। तो आपके पास Q1 जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे Q प्लस 3/4 R T0, और Q2 आपके पास कितना होगा माइनस 5/4 R T0। ओके, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं हम, ये आपके पास हीट रिलीज आई है, Q1 माइनस Q2 तो हम कर ही देंगे। ओके, तो वर्क डन आपके पास कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2, इसे आप सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये Q, तो ये माइनस 1/2 R T। तो हमें क्वेश्चन में निकालना था एफिशिएंसी, तो आपके पास वर्क डन बाय Q1 जो हीट इनटेक थी आपके पास, तो 2Q माइनस R T0, और नीचे आपके पास कितना आएगा Q1 आपके पास 4Q प्लस 3R T0। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 आएगा, यहाँ पर डिवाइड बाय 4 आएगा। ओके, तो ये आप 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4Q माइनस 2R T0, 4Q प्लस 3R T0। ओके, तो इस हिसाब से आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, 4Q माइनस 2R T0, 4Q प्लस 3R T0, तो डी ऑप्शन सही बैठता है एकदम। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो कि हमें पता है उसको कंबाइन करके हमारे पास क्या बनेगा, du इज इक्वल्स टू TdS माइनस PdV। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम जानते हैं dq इज इक्वल्स टू du प्लस PdV, और dq इज इक्वल्स टू TdS भी लिख सकते हैं हम। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को कंबाइन करके du इज इक्वल्स टू TdS माइनस PdV लिख दिया। du इज द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द वर्क डन इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पर यूनिट मोल। ओके, तो du हमारे पास हमारा जो इंटरनल एनर्जी निकल के आएगी, ये पहला थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पर यूनिट मोल। सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी नो दैट u इज अ फंक्शन ऑफ s एंड v, तो u s एंड v का फंक्शन है। तो du आप अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, कर्ल u बाय कर्ल s एट कांस्टेंट v डॉट ds प्लस कर्ल u बाय कर्ल v एट कांस्टेंट s dv। ओके, नाउ फ्रॉम दिस
कर्ल यू बाय कर्ल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टी एंड कर्ल यू बाय कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल्स टू माइनस बी। ओके, एक प्रोसेस आपके पास एडियाबैटिकली और आइसोकोरिकली होती है तो आपके पास u क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल एनर्जी बीइंग अ पोटेंशियल इज अ स्टेट वेरिएबल हैंस शुड बी परफेक्ट डिफरेंशियल। अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारे पास स्टेट वेरिएबल है जो कि हमने प्रूव भी किया था, जिसकी वजह से इसको एक परफेक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। तो कर्ल बाय कर्ल वी कर्ल यू बाय कर्ल एस एट कांस्टेंट वी एस, और तो ये आपके पास इतना आ जाएगा। आप इसमें जब कर्ल यू बाय कर्ल एस की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और कर्ल यू बाय कर्ल वी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन आ जाएगा। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ और ए, जिसके सिंपल है एफ और ए, मैथमेटिकली डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस फॉर होमोजीनियस सिस्टम। देखिए अगर हेट्रोजीनियस सिस्टम होता हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी काउंट करते, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस माइनस म्यू एन भी लिखते हम। एफ इज डायमेंशनली सेम एज यू, यू इज अ स्टेट वेरिएबल विच इंप्लाइज एफ इज ऑल्सो स्टेट वेरिएबल। तो यू आपके पास स्टेट वेरिएबल है, ओके ये हम जानते हैं, तो एफ भी आपके पास एक स्टेट वेरिएबल है। अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और डी यू को आप क्या लिख सकते हैं, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास कितना आएगा, डी एफ माइनस पी डी, डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। सो we can conclude from here that work done on the system isothermally increase its Helmholtz free energy। तो देखिए isothermally में आपके पास कितना आ जाएगा, df is equals to minus pdv means df is equals to minus dw, और minus dw क्या होता है, work done on the system। so work done on the system isothermally increases Helmholtz free energy। अब इसमें free word क्यों यूज़ होता है, free means to say आपको जब भी एनर्जी चाहिए इसके अंदर से Helmholtz free energy की फॉर्म में, तो आपके पास ready to available है ये। and now from the above equation f is a function of v and t, so स्टेट वेरिएबल हैंस परफेक्ट, तो ये आपके पास परफेक्ट डिफरेंशियल होगा क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है। तो कर्ल बाय कर्ल वी कर्ल एफ बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट वी होल एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कर्ल बाय कर्ल टी कर्ल एफ ओवर कर्ल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर होल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो अब उसी की तरह इसमें भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगी। ओके सिंपल। थर्ड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हम पढ़ते हैं एंथैल्पी और टोटल हीट फंक्शन। तो एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, एच इज ऑल्सो ए स्टेट वेरिएबल एज डायमेंशनली सेम एज यू। तो एच भी यहाँ पर आपके पास स्टेट वेरिएबल है क्योंकि ये आपके पास डायमेंशनली यू के बराबर ही है। तो देखिए अभी तक आपके पास एफ भी स्टेट वेरिएबल है, एच भी स्टेट वेरिएबल है। तो डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ओके, फॉर आइडियल गैस वी नो दैट डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस आर डी टी। ओके, ये तो आप कर सकते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी से किया नहीं। सो डी एच इज इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस आर डी टी इज इक्वल्स टू सी पी डी टी। तो सी वी प्लस आर तो आपके पास सी पी होता है ना, तो सी पी डी टी लिख सकते हैं हम उसे, वो सी पी डी टी लिख लीजिएगा उसे। डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी पी वी। देखिए डी एच इज इक्वल्स टू, तो डी यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी, और तो आपके पास ब्रैकेट वाली टर्म ये आ जाएगी, डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी। अब क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है उसके बाद ये भी परफेक्ट डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। और थर्ड आपके पास मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन आपके पास इवॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसमें एक बात बता दूँ, मैं जूम किया इसके अंदर अभी, तो डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी जो आपके पास आया, अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हो रहा है तो डी पी जीरो हो जाएगा और डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस आ जाएगा। टी डी एस आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू। ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो सीपीटीटी लिख सकते हैं, तो डीएच को सीपीटीटी लिख सकते हैं आप, वही ऊपर भी लिखा हुआ है। ओके, जो इंथैल्पी जो आपके पास है वो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है इसके अंदर, ये जितने भी एक्सप्रेशन अभी हमने लिखे हैं ये सारे होमोजीनियस सिस्टम के लिए हैं, और अगर हेट्रोजीनियस सिस्टम आपको काउंट आउट करना है तो इसके अंदर म्यू आई डी एन आई ऐड हो जाएगा सबके अंदर। गिब्स फ्री एनर्जी मैथमेटिकल डिफाइंड एज जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, एच इज अ स्टेट फंक्शन हैंस जी ऑल्सो स्टेट फंक्शन। dg is defined between two equilibrium states connected by a reversible process. It is defined here only for homogeneous system. तो यहाँ पर तो सिर्फ ये होमोजीनियस सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया। हेट्रोजीनियस सिस्टम आप देख लीजिए कैसे होगा, देखिए केमिकल पोटेंशियल इसमें इंक्लूड हो जाएगा, डिफरेंट केमिकल्स डिफरेंट पार्टिकल्स आपके पास मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे दूसरे से। फॉर हेट्रोजीनियस सिस्टम जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस प्लस समेशन म्यू आई एन आई। ओके, पर अगर हम यहाँ पर हेट्रोजीनियस काउंट आउट नहीं कर रहे हैं तो हम सिंपली लेके चलते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ जी इज टू एच माइनस टी एस वाले का, तो डी जी इज टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और डी एच हम पहले निकाल के आए हैं तो आपके पास ब्रैकेट वाली टर्म आ जाएगी डी जी इज टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो इस कंडीशन में आपके पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टी कांस्टेंट एंड पी कांस्टेंट। सो एट दैट कंडीशन जी इज कांस्टेंट। नाउ वी नो दैट जी इज अ फंक्शन ऑफ पी एंड टी, तो जी फंक्शन आपके पास पी एंड टी का। अब ये भी परफेक्ट डिफरेंशियल होगा, इसको भी आप उसी तरीके से करके फोर्स थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल निकाल लीजिए। अब देखिए इस गिब्स फ्री एनर्जी का क्या आपके पास सिग्निफिकेंस है।
गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास एक ऐसा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है जो कि मेजर करता है नॉन एक्सपेंसिव वर्क, मतलब कि आप जब DW लिखते हैं तो आप सिर्फ PdV के बारे में सोचते हैं, है ना। तो PdV के अलावा भी कोई और वर्क डन हो सकते हैं, जैसे कि कुछ जैसे कि केमिकल पोटेंशियल म्यू IDNI था आपके पास, और कुछ मैग्नेटिक वर्क्स भी हो सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा नॉन एक्सपेंसिव वर्क भी ये काउंट करता है। तो ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है जो कि आपके पास मेजर कर लेगा कितना आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन एक्सपेंसिव वर्क हुआ है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, जो कि आपके पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर है, जैसे कि बैटरी का डिस्चार्ज होना और केमिकल रिएक्शन होना। तो ये सब कुछ गिब्स फ्री एनर्जी बखूबी काउंट कर सकता है। अब देखिए एक बात सुनिए, इससे तो पहले आप नोट कर लीजिए कि जब आपके पास, मैंने लिखा नहीं हुआ इसके लिए, जब आपके पास डेल जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और जब डेल जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब मेरे इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए एच जो था आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर अब एच डिक्रीज करेगा मीन्स आपके पास क्या हो रहा है, ये टोटल एनर्जी थी, अब एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज हो रही है। हमारे पास एच क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है ना, तो टोटल एनर्जी अगर आपके पास डिक्रीज करेगी तो मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, विच इज नेसेसरी कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब ये अगर कोई एनर्जी रिलीज हो रही है तो तभी तो आपके पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो जब आपके पास एच डिक्रीज करेगा तो आपके पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कहता ही ये है कि एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज होती है, मींस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओके। अगर हमारे पास डीजी डिक्रीज करता है, अगर हमारे पास डीजी डिक्रीज करता है तो हमारे पास एस में इंक्रीज देखने को मिलेगा, और एंट्रोपी का इंक्रीज होना मतलब कि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हमें कहता ही है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑल टाइम इंक्रीज होती रहती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। तो आपके पास इसके अंदर एस तो इंक्रीज करेगा, अगर एस इंक्रीज करेगा तो डीजी डिक्रीज करेगा, तो मतलब कि जब एंट्रोपी आपके पास इंक्रीज कर रही है ना, एंट्रोपी जब आपके पास इंक्रीज कर रही है तो डीजी आपके पास डिक्रीज हो रहा है, ओके, और आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखिए दोनों तीनों चीज़ें अपने आप में सिंक में बैठी हुई हैं ये, ठीक है। तो तब हम कहते हैं कि जब डेल जी आपके पास नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और अगर डेल जी पॉजिटिव हुआ, अब डेल जी पॉजिटिव कब होगा, अब ये सोचिए, डेल जी पॉजिटिव तब होगा आपके पास जब एंट्रोपी आपके पास इंक्रीज ही नहीं कर रही है, ओके, जब आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज नहीं करेगी। अब जब एंट्रोपी इंक्रीज नहीं करेगी तो डिसऑर्डरनेस नहीं होगी। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कहता ही है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, तो मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो रही है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। तो आपके पास डीजी यहाँ पर पॉजिटिव होगा और वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ओके। तो अभी हमने 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल किए थे, उसके बेस पे हम कुछ प्रोसेस देख लेते हैं जो कि इन न्यूमेरिकल्स या फिर अपकमिंग टॉपिक्स में यूज़ हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो पहला आपके पास आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके पास देखिए टेम्परेचर और वेरिएबल किस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में साइमल्टेनियसली आते थे, तो वो था आपके पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो डी इज इक्वल्स टू माइनस PdV माइनस SdT। तो यहाँ पर आपके पास फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस दिस इज इक्वल्स टू 0, डी इज इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस इज लेस देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड फॉर कंबाइंड प्रोसेस, इसे कंबाइंड लिख लीजिएगा, कॉमन प्रोसेस नहीं है, एंड फॉर कंबाइंड प्रोसेस दिस इज लेस देन इक्वल टू बोथ 0। नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करते हैं आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें आपके पास क्या है, अब हमें ऐसा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल देखना है जिसमें आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरिएबल आते हों। तो वो आपके पास था डीजी, गिब्स फ्री एनर्जी, डीजी इज इक्वल टू VdP माइनस SdT, और डीजी आपके पास 0 होगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस और लेस देन 0 होगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये लेस देन होगा फॉर कंबाइंड स्टेप। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ हिंट करना चाहता हूँ कि जो आपके पास फेज ट्रांजिशन है, जो हम आगे जाकर टॉपिक करेंगे, वो आपके पास ओनली आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस पर होता है, इसलिए वहाँ पर हम गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल लेते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ गिब्स फ्री थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्यों ले रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज़ या फिर एंथैल्पी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, आइसोबारिक आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। तो अब हमें ऐसे वेरिएबल्स देखने हैं, ऐसी मतलब कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल देखना है जिसमें आपके पास एंट्रोपी और प्रेशर दोनों आते हों। तो आपके पास एंथैल्पी DH इज इक्वल टू VdP प्लस TdS, ओके। तो आपके पास फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अगेन DH इज इक्वल टू 0 एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दिस इज ग्रेटर देन 0, ओके। और आपके पास कंबाइंड प्रोसेस में आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं उस बेस पर। ये नेट दिसंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग के तोते उड़ा देगा एक हिसाब से, और आपको अच्छा भी लगेगा। लेट W be the work done in a quasi-static reversible thermodynamic process. Which of the following statement about del W is correct? तो देखिए वैसे तो आपके पास ए ऑप्शन डेल डब्ल्यू इज परफेक्ट डिफरेंशियल ऑलवेज परफेक्ट। देखिए अब ऑप्शंस में आपको क्या देखा है, परफेक्ट डिफरेंशियल के बारे में बात कर रहा है। मैं आपको बात बता दूं, परफेक्ट डिफरेंशियल अगर आपको याद हो तो ये अब हम तब यूज़ करते थे, वो स्टेट वेरिएबल होता है जब, ठीक है, वो आपके पास सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता था, ना कि पाथ पर। जबकि हम जानते हैं वर्क डन तो आपके पास पाथ डिपेंडेंट है, तो इसका सीधा सीधा बेस्ट आंसर ये बनता था, डी आंसर बनता था, डेल डब्ल्यू कैन नॉट बी परफेक्ट डिफरेंशियल, ओके। बट यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसकी वजह से डी ऑप्शन हम नहीं चुनेंगे। अब देखिए क्यों। आप ये जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास DQ इक्वल टू DU प्लस PdV, और DQ आप TdS लिख सकते हैं, तो TdS इक्वल टू DU प्लस PdV, ओके। अब हम जानते हैं कि आपके पास एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में DS 0 होता है, तो आपके पास DU इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस DW, ओके। मतलब कह सकते हैं DW इज इक्वल टू माइनस DU आ गया आपके पास, मतलब कि वर्क डन अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के प्रोसेस में, ओके। और इंटरनल एनर्जी तो आपके पास स्टेट फंक्शन है, ओके, वो स्टेट फंक्शन है आपके पास जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ना कि वो आपके पास पाथ पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी, डेल डब्ल्यू इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, ओके। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है इसके अंदर, तो बी ऑप्शन टिक कीजिए। तो आइए एक डेरिवेशन ट्राई कर लेते हैं, ये डेरिवेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू टी कर्ल पी बाय कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कर्ल वी बाय कर्ल टी है ये आपके पास एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ओके, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें ये सॉल्व करना है इसके अंदर, और हम जानते हैं कि जो एंट्रोपी आपके पास वो टी एंड वी का फंक्शन होता है। अगर मैं इसका परफेक्ट डिफरेंशियल कर दूं डी एस, तो कर्ल एस बाय कर्ल टी डी टी प्लस कर्ल एस बाय कर्ल वी, डी एस बाय डी टी से डिवाइड कर दिया अगर मैंने इसको, कर्ल एस बाय कर्ल टी प्लस कर्ल एस बाय, ये आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे था और ये आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, डी वी बाय डी टी। तो देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर हमारे पास डी वी बाई डी टी है, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर हम ये सारी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर ले तो। ओके, ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो गया आपके पास ये, तो कर्ल एस ओवर कर्ल टी पी और ये सब कुछ बन गया आपके पास। अब जो हमने 4 थर्मोडायनामिक रिलेशंस किए थे उसकी हेल्प से हम इस कॉलम को क्या लिख सकते हैं, देखिए कर्ल पी बाय टी, और यहाँ पर पहले टेम्परेचर था तो अब वॉल्यूम है। ओके, तो कर्ल वी बाय कर्ल टी पी प्लस कर्ल एस ओवर कर्ल टी वी इज इक्वल्स टू डी एस ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, देखिए आपके पास ये सेम वही टर्म बन गई है जो ऊपर हमारे पास है इधर, कर्ल पी बाय कर्ल टी, कर्ल पी बाय कर्ल टी वी, कर्ल वी बाय कर्ल टी, कर्ल वी बाय कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, सब कुछ वैसा ही। अब टी का मल्टीप्लाई चाहिए हमें, एक टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अगर सारे में, और अगर इस टर्म को मैं उधर ले जाऊं तो ये टर्म मैं वापस नहीं लिख रहा, अब मैंने इसको डैश लगा दिया यहाँ पर। देखिए अब आप इसे अगर ध्यान से देखें तो टी डी एस, ये आपके पास क्या बन गया डी क्यू, तो डी क्यू बाई टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस ये भी आपके पास डी क्यू बन गया बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी क्यू बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और जो आपके पास हमने ये सॉल्व किया था। ओके, तो ये आपके पास क्या होता है डी क्यू बाई टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी, और ये सी वी, तो सी पी माइनस सी वी आपके पास कितना आ गया टी कर्ल पी बाय कर्ल टी वी, कर्ल वी बाय कर्ल टी पी। ओके, इजी, तो ये हमने प्रूव कर दिया। द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज गिवन बाय, तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी दे रखी है जी टी पी आर टी एल एन ए पी। ओके, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास एंट्रोपी पूछ रहा है, हीट कैपेसिटी पूछ रहा है। तो अगर आपको याद हो, हमने जब गिब्स फ्री एनर्जी का थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, जब हमने गिब्स फ्री एनर्जी एज अ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल निकाला था, तब आपके पास रिलेशन आया था एस इज इक्वल्स टू डी जी बाई टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो एस इज इक्वल्स टू डी जी बाई टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इन नेगेटिव, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। इसको टी से डिफरेंशिएट कर दीजिए सिर्फ, तो देखिए इसको अगर मैं टी से डिफरेंशिएट करूँगा, टी जी बाई टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आर एल एन ए पी आर टी 3/2, ओके, प्लस आर टी एल एन, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा आर टी 3/2 ए पी। ओके, और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो -3/2 -3/2 -1 -5/2, और ए पी का ए पी आपके पास, तो ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और आर -3/2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, टी 3/2 और टी 5/2 आपके पास, तो आर ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, इससे कैंसिल हो जाएगा, आर 3/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा आर -3/2, और यहाँ पर आपके पास आर एल एन ए पी आर टी 3/2। ओके, ये आपके पास डी जी बाई टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हमें क्या निकालनी है, एंट्रोपी निकालनी है। एंट्रोपी आपके पास नेगेटिव में, तो इससे आप नेगेटिव कर दीजिए और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो डी जी बाई टी आपके पास एंट्रोपी इसके बराबर है। अब आगे चलते हैं, जिसका सेकंड पार्ट है, हमें सी पी भी निकालना है। सी पी हम कैसे निकालेंगे, सी पी हम जानते हैं डी क्यू बाई टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसको क्या लिख सकते हैं टी डी एस डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए आप डी एस बाई डी टी, तो अगर इसमें डिफरेंशिएट करूँगा तो ये तो आपके पास जीरो हो जाएगा, और इसका करना पड़ेगा मुझे माइनस आर एल एन का करेंगे आप, तो आर टी 3/2 ए पी और आर -3/2 और -3/2 टी -5/2, और टी इसके मल्टीप्लाई में भी एक, तो टी एक मल्टीप्लाई में भी है, तो टी 3/2 प्लस 5/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और आर -3/2 भी, यहाँ पर आपके पास एक ए पी भी आएगा और ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा 3r/2, तो सी पी आपके पास 3r/2। ओके, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, इजी। तो सिर्फ आपको थर्मोडायनामिक रिलेशंस याद होने चाहिए और उसमें क्या हमने वैल्यूज निकाली थी वो भी याद होनी चाहिए, तो आपको इजीली हो जाएगा, तभी आपको सारे डेरिवेशन करवाए थे वो। द एंट्रोपी फॉर ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इज डिफाइंड एज, तो एंट्रोपी हमें दे रखी है एस इज इक्वल्स टू
सी कांस्टेंट आपके पास यू 3/4 और वी 1/4, वेयर सी इज कांस्टेंट एंड वी हैव टू प्रूव दैट टी इज इक्वल टू 4/3 वी बाय एस। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या यूज होंगे, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के रिलेशंस यूज होंगे आपके पास। तो देखिए पहले हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, log s log c प्लस 3/4 ln u प्लस 1/4 log v। तो हमने इंटरनल एनर्जी में निकाला था कर्ल u बाय कर्ल s एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू t। तो इस रिलेशन का यूज करते हैं हम, तो हमें निकालना है टेम्परेचर ही निकालना है हमें। तो कर्ल s बाय कर्ल u कांस्टेंट v 1/t हो जाएगा आपके पास सिंपली। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो कर्ल log s आपके पास कितना आएगा 1/s कर्ल s बाय कर्ल u। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा आपके पास, 3/4 log u 1/u प्लस 1/4 एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा आपके पास। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया ये 3/4 u है ये, ठीक है। तो आपके पास टेम्परेचर 1/t कितना आ गया आपके पास, 1/t यहाँ से कितना बन रहा है फिर हमारे पास 3s/4u। तो t कितना बनेगा आपके पास 4u/3s, तो t आपके पास बन गया 4u/3s। तो ये तो आपके पास प्रूव हो गया। इसी सेम वे में हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर भी निकाल लेंगे। प्रेशर आपके पास क्या रिलेशन है, u बाय कर्ल v एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू -p। ओके, तो ये जब आप निकालेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी u/3v। ये आप खुद प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, एक प्रूफ मैंने आपको करके दिखा दिया। तो सिंपल डिफरेंशिएशन यही है, ये आप कर सकते हैं। अब अगर इसके अंदर मैं एक एडिशनल टर्म और डालूं, अगर मैं g निकालने को बोलूं तो g आप कैसे निकालेंगे, तो g आप जानते हैं h-ts होता है आपके पास। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, dg इज इक्वल्स टू dh माइनस tds माइनस sdt। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस pv माइनस ts। ओके, u p आपके पास हमने अभी निकाला था, p हमने अभी निकाला है u/3v। ओके, तो आपके पास pv u/3 आ गया, तो u प्लस u/3 माइनस t आपके पास कितना निकाला था हमने 4u/3s, तो 4u/3s, तो 4u/3। तो जब आप इस सबको ऐड करेंगे तो आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इजी है ये, और g की वैल्यू आपके पास 0 आएगी।